अस्सलाम वालेकुम। आप सबका पेरिकल इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज में खुशामदीद। अभी तक हमने पाकिस्तान फेल के हवाले से जितने भी लेक्चर्स डिस्कस किए हैं उनके अंदर जो मेरा मेन पर्पस था वो था आपको ट्रायोका ऑफ पावर जो पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट है उसको समझाना था। पाकिस्तान की जो ट्रायम्विरेट ऑफ पावर स्ट्रक्चर है उसके अंदर आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कह लें तो उसमें तीन लोग आपको डोमिनेंट नजर आते हैं: प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ये चीजें हम डिटेल से अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर देख चुके हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर बेस करता है। इसके अंदर हम वन पेपर की डोमेन के हवाले से जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं हम उनको देखेंगे, और इसके सेकंड पार्ट के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं हम उनको देखेंगे। चलें जी, बगैर किसी तखीर से अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। हमारा पहला एमसीक्यू है जी कि पाकिस्तान का जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन है 1956 वाला वो असेंबली से कब अप्रूव हुआ। तो आपको पता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें 9 इयर्स के बाद मिला था। तो इसको असेंबली से कब अप्रूव हुआ, इसको प्रेसिडेंट ने कब अप्रूव किया, यानी प्रेसिडेंट जो तब नहीं थे, गवर्नर जनरल ने इसको कब अप्रूव किया, ठीक है, इसको इन्फोर्स कब किया गया, इसको एब्रोगेट कब किया गया, ये सारी डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने ध्यान से इन सबको नोट डाउन करना है। तो इसको असेंबली से कब अप्रूव किया गया? फेब 29 को इसको असेंबली से अप्रूव किया गया। मार्च 2 1956 को इसको प्रेसिडेंट ने अप्रूव किया, और फिर इसको मार्च 23 को इसको इन्फोर्स किया गया। अक्टूबर 7 1958 को इसको एब्रोगेट कर दिया गया। एब्रोगेट कर दिया गया या रिसेंड कर दिया गया, एक ही बात है। और यहाँ एक डेट लिखी है मार्च 5 1956। तो ये वो डेट है जिस दिन हमारे मुल्क में पहले प्रेसिडेंट ने हलफ उठाया था। यानी मार्च 5 1956 वो डेट है जिस दिन सिकंदर मिर्जा हमारे मुल्क के क्या बने थे, पहले प्रेसिडेंट बने थे। और यहाँ एक बात जानना ये भी जरूरी है कि सिकंदर मिर्जा ही हमारे मुल्क के पहले प्रेसिडेंट थे, ठीक है। और जब इस कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट किया गया तो तब भी हमारे मुल्क के जो प्रेसिडेंट थे वो सिकंदर मिर्जा ही थे। यानी एक ही शख्स ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स किया, उसी शख्स ने इसको एब्रोगेट किया। और ये बात आपको पाकिस्तान हिस्ट्री में सिर्फ एक मरतबा देखने को मिलेगी, वरना इसके बाद 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अयूब खान ने इन्फोर्स किया था, फिर याहिया खान ने इसको एब्रोगेट किया था। ठीक है, चलें जी। तो इसका राइट ऑप्शन फिर कौन सा होगा जी? 29 फेब 1956 को असेंबली ने इसको अप्रूव किया था। चलिए जी, सेकंड एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। तो कहता है जी 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फॉर्म ऑफ गवर्नेंस कौन सा था। तो हमें पता है कि 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस देता है। और जिसको इन इन फॉर्म ऑफ गवर्नेंस के अंदर कोई कंफ्यूजन है तो वो हमारे प्रीवियस लेक्चर में दे सकता है, इसके अंदर हमने डिटेल से इन चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है। अब आपको पता है कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है ये हमें 1956 से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मिली थी। और जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है ये हमें किसके अंदर मिली थी? 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन उसके अंदर मिली थी। और जो कॉन्फेडरेशन का जो कॉन्सेप्ट है इसको आपको समझने के लिए जो आपका जो जीबी की असेंबली है, जो आज़ाद कश्मीर की जो असेंबली है उसको समझने, वो है तो पाकिस्तान का हिस्सा लेकिन वो एज ए कॉन्फेडरेशन के तौर पर पाकिस्तान के साथ अटैच है। और इसकी डिटेल में नहीं जाता क्योंकि इसकी हमें जरूरत नहीं है। तो इसका मकसद क्या पता क्या चला हमें कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 के अंदर जो हमारा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था वो कौन सा था जी? वो पार्लियामेंट्री था। चले जी, अगले एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी आर्टिकल्स, पार्ट्स एंड शेड्यूल वर प्रेजेंट इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो, जो हमारा 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर हमारे 234 आर्टिकल्स थे, 13 हमारे उसके अंदर सेक्शन थे, सेक्शंस कह लें या पार्ट कह लें, और उसमें 6 शेड्यूल थे। और इसी तरह अगर मैं 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो उसमें कितने थे? 250 हमारे आर्टिकल्स थे, 12 उसमें सेक्शंस थे और 3 उसमें शेड्यूल थे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो 18th अमेंडमेंट से पहले जो जो हमारा मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन है यानी 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें 280 आर्टिकल्स थे,
12 इसके सेक्शन थे या इसके पार्ट थे और 7 इसके शेड्यूल थे। लेकिन 18th अमेंडमेंट के बाद यानी 2010 के बाद इसके जो जो 7 शेड्यूल थे वो कम करके 5 रह गए हैं। तो इस बात को अपने जहन में रखना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो राइट आंसर है जी वो है अल्फा। चलो जी अगले एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट वाज द नेचर ऑफ स्टेट रिलीजन इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। और आपको पता है कि आपका जो 1962 और 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी हमारे जो पहले दो कॉन्स्टिट्यूशन है इनके अंदर जो रिलीजन स्टेट का जो रिलीजन था उसको वो डिक्लेयर ही नहीं था। यानी ना ये बताया गया था कि इस्लाम विल बी द स्टेट रिलीजन या सेकुलरिज्म, ऐसा कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया गया था। इसका मतलब ना डिफाइंड विल बी द राइट ऑप्शन। मतलब यहाँ कौन सा ऑप्शन ठीक होगा जी? चार्ली हमारा राइट ऑप्शन। अगला एमसीक्यू है जी व्हेन 1962 कॉन्स्टिट्यूशन प्रोमलगेटेड। और इसको किसने प्रोमलगेट किया था? इसको अयूब खान ने किया था। कब किया था? 1 मार्च 1962 को। और फिर इसको इन्फोर्स कब किया गया था? इसको 8 जून 1962 को क्या कर दिया गया था जी? इन्फोर्स कर दिया गया था। तो इसको इन्फोर्स किसने किया था? वो भी अयूब खान ने किया था। ठीक है। और अगली बात, इसको एब्रोगेट किसने किया था? इसको याहिया खान ने किया था। कब किया था? मार्च 25 1969 को इसको क्या कर दिया गया था? एब्रोगेट कर दिया गया था। क्लियर होगी बात? चलिए जी, तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा जी? मार्च 1 1962। चलिए हमारा अगला एमसीक्यू है जी प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पास्ड बाय असेंबली ऑन। इसको असेंबली से कब पास किया गया? इसको इन्फोर्स कब किया गया? इसको पहली मरतबा एब्रोगेट कब किया गया? ये डेट्स आपने याद रखनी। इसको असेंबली से कब पास किया गया जी? अप्रैल 10 1973 को इसको असेंबली से पास किया गया। इसको इन्फोर्स कब किया गया? 14 अगस्त 1973 को इसको इन्फोर्स किया गया। इसको फर्स्ट टाइम एब्रोगेट कब किया गया? ऑपरेशन फेयर प्ले के थ्रू जियाउल हक ने 5 जुलाई 1977 को इसको क्या कर दिया? एब्रोगेट कर दिया। बाद में फिर इसको रिवाइव भी किया गया लेकिन हम उसको बाद में देखेंगे। ठीक है। और आपको पता है फिर 14 अगस्त को ही जुल्फिकार भुट्टो ने एज ए प्राइम मिनिस्टर के तौर पर हलफ उठाया था। और इससे पहले वो कौन थे जी? सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे। इसको आप प्रेसिडेंट भी कह सकते हैं। चलो जी हम अगले एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। आर्टिकल 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज स्टेटेड एज। आपको पता है जो हमारा आर्टिकल 1 है वो पाकिस्तान की जो टेरिटोरियल लैंडस्केप है उसके बारे में बात करता है, आर्टिकल जो 1 है। और जो आर्टिकल 2 है वो पाकिस्तान के जो स्टेट रिलीजन है उसके हवाले से बात करता है। अभी हमने पिछले एमसीक्यूज में देखा कि आर्टिकल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 और 62 है वो कोई भी स्टेट रिलीजन की बात नहीं करता। और जो हमारा 73 का कॉन्स्टिट्यूशन है यानी जो हमारा प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो आर्टिकल 2 है वो बताता है कि पाकिस्तान का जो रिलीजन है वो कौन सा है जी? वो इस्लाम है। और जो आर्टिकल 2A है वो हमारा जो बात करता है वो आपकी जो ऑब्जेक्टिव हमारी जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी। ठीक है। तो जो कि अभी तक हमारा जो ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था यानी 1973 का जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर तो वो एज ए प्रियम्बल के तौर पर रखी गई थी। बट फिर 1985 के अंदर जो हमारी 8th अमेंडमेंट आई थी उसको अंदर उसको भी फिर कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना दिया गया। यानी आर्टिकल 2A के अंदर आपकी जो पहली ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी उसको कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कर दिया गया जी? हिस्सा बना दिया गया। अब आगे देख रहे हैं जी डिग्निटी ऑफ मैन। यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 है वो डिग्निटी ऑफ मैन के बारे में बात करता है। चलो जी इसका भी राइट ऑप्शन कौन सा होगा जी? अल्फा इसका राइट ऑप्शन है। आर्टिकल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डील्स विद। अब पता है जब भी हमारे मुल्क के अंदर कोई भी जो पावर में आता है तो सबसे पहले यही बात करता है जो पिछली गवर्नमेंट है वो उसने मुल्क के साथ बड़ी ज्यादतियां की हैं उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगाकर गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए। तो आपका आर्टिकल 6 किसके रिलेटेड बात करता है? ये स्टेट के साथ गद्दारी को डील करता है यानी हाई ट्रेजन को डील करता है। और अभी रिसेंटली आपने देखा था कि जब इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश की गई तो कासिम सूरी साहब ने आर्टिकल 5 को यूज करते हुए जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है उसको रिजेक्ट कर दिया।
हल तो आर्टिकल 5 किसको डील करता है? आपकी लॉयल्टी टू द स्टेट को डील करता है। उन्होंने ये कहा क्योंकि इसके अंदर बैरूनी साजिश शामिल है, तो इस वजह से ये रियासत के साथ जो है ना, ये उन्होंने लॉयल्टी का इजहार नहीं किया, इस वजह से उन्होंने इस आर्टिकल का सहारा लेकर उसको क्या कर दिया जी, खारिज कर दिया। हालांकि जैसा कि हमें पता है कि जब एक मरतबा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो मोशन है वो टेबल हो जाए, फिर उस पर वोटिंग हुए बगैर उसको खारिज करने का कोई भी तरीकाकार जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद नहीं है। और उसके बाद अगला हमारा जो है ऑप्शन सी, वो कहता है राइट टू फेयर ट्रायल। आपको पता है जी, आपकी ये क्लास ऐड की गई थी 18 अमेंडमेंट के अंदर, राइट टू फेयर ट्रायल, जो कि आपका प्रीएम्प्टिव डिटेंशन वाला जो आर्टिकल 10 है ना, उसकी ये एक सब क्लास है, आर्टिकल 10A, जिसके अंदर ये राइट दिया गया कि जिसे भी हम पकड़ेंगे उसको फेयर ट्रायल या राइट टू फेयर ट्रायल जो है उसका हक होगा। और इसी के तहत कुलभूषण यादव को हमने उसके जो इंडियन काउंसिल थी वहां तक एक्सेस दी गई थी, वो इसी आर्टिकल की मद में दी गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन कौन सा होगा जी? हाइड्रोजन होगा। आर्टिकल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डील विद, और ये सिक्योरिटी ऑफ पर्सन के साथ डील करता है। यानी आर्टिकल 9 कहता है कि सिक्योरिटी ऑफ द पर्सन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, यानी जो जितने भी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है उनकी हिफाजत का जिम्मा रियासत की जिम्मेदारी है। ठीक है। और उसके बाद अगला है जी हमारा कि फ्रीडम ऑफ द मूवमेंट, ये कौन सा आर्टिकल बात करता है? यानी आपको, आप कहीं भी आ जा सकते हैं पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर, वो आपका आपका आर्टिकल 15 डील करता है। फ्रीडम ऑफ असेंबली, यानी आपको एहतजाज का हक है, ठीक है, वो आपको आर्टिकल 16 देता है। ठीक है। और आपको अपनी पार्टी बनाने का हक है, यानी फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, वो आपको आर्टिकल 7 देता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा जी? सिक्योरिटी ऑफ पर्सन वाला। आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज स्टेटेड एज, ये बात हम आप पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो राइट टू फेयर ट्रायल के बारे में बात करता है। और आपको पता है प्रीएम्प्टिव डिटेंशन, अभी मैंने जैसे आपको बताया कि जो आर्टिकल 10 है वो प्रीएम्प्टिव डिटेंशन के मतलब भी बात करता है। उसके बाद वो आपकी जितनी भी जो आपकी जो आप कह सकते हैं आते हैं ना, जो फोर्स जो डिटेंशन है उसके मतलब भी आपका बात करता है। और ये भी बात करता है कि अगर आपने किसी बंदे ने आपको डिटेंशन में लिया, उसको 24 आवर्स के अंदर अंदर इलाका मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना होता है। ठीक है। और ये आपका आर्टिकल नंबर जो आपका 12 है, वो रेस्ट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट के मतलब बात करता है। रेस्ट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट बेसिकली ये होती है कि जब एक पर्सन जिसने अभी जुर्म किया है और कॉन्स्टिट्यूशन में अगर उसकी कोई सजा नहीं है, तो बाद में कोई अमेंडमेंट करके उसकी सजा बनाकर उसको सजा नहीं दी जा सकती। लाइक आज है 8 जनवरी, ठीक है, तो 8 जनवरी की डेट के ऊपर कोई जुर्म करता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी कोई सजा नहीं है, और 10 जनवरी को हुकूमत पाकिस्तान को ऐसा बिल ले आती है कि उसके अंदर उस जुर्म की सजा होती है, तो 10 जनवरी को जो बिल इन्फोर्स हो भी जाता है, तो फिर 8 जनवरी को जिस बंदे ने जुर्म किया होता है तो उसको सजा नहीं दी जाती। क्यों? कि जब वो जुर्म हुआ था तब उसकी कोई सजा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। इसको बोलते हैं रेस्ट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। और अगला हमारा जो आर्टिकल, आपको पता आर्टिकल 13, वो डबल पनिशमेंट का मतलब बात करता है। तो डबल पनिशमेंट ये है कि एक जुर्म के अंदर आपको 2 मरतबा सजा नहीं दी जा सकती। चलो जी, जरा हम आगे चलते हैं। आर्टिकल 15, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, ये फंडामेंटल राइट्स के सेक्शन के अंदर है, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इनको आप सबको याद रखना है। आर्टिकल 15 किसके मतलब बात करता है? फ्रीडम टू मूवमेंट के बारे में बात करता है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आर्टिकल हमारा जो 16 है वो असेंबली के मतलब बात करता है, यानी हमें इत्तेजाज का हक है, फ्रीडम टू एसोसिएशन है, हमें अपनी पार्टी बनाने का हक है। आर्टिकल 17 ये कहता है फ्रीडम टू प्रोफेस ट्रेड या प्रोफेशन, हमें अपना कोई भी जो प्रोफेशन है उसको इख्तियार करने का हमें हक हासिल है। बट अगेन यहाँ एक बात का ख्याल रखिएगा कि पाकिस्तान में जो भी चीजें हैं उसके अंदर दो लोगों की मंशा बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस्लामिक रिपब्लिक, यानी इस्लाम की रोशनी में पाकिस्तान के लोगों की मंशा के मुताबिक ये कॉन्स्टिट्यूशन किया है, जो डिजाइन किया गया है। ये बात अपने जहन में रखनी है कोई भी बात करने से पहले। हमारा अगला एमसीक्यू है जी, आर्टिकल 19A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज स्टेटेड एज। आपको पता है जो आर्टिकल 19 है वो आपको पता है फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात करता है। और आपका 19A जो आपका 18th अमेंडमेंट के अंदर ये आर्टिकल की एडिशन की गई थी, जो कि राइट टू इंफॉर्मेशन की बात करता है।
आपको पता है तोशाखाना केस, जो आजकल गड़ी चोरी का केस चल रहा है तोशाखाना के अंदर, जो कि हमारे फॉरेन कंट्रीज से जो भी हेड ऑफ द स्टेट जाती हैं बाहर के मुल्क, उनको जो फॉरेन से जो गिफ्ट वगैरह मिलते हैं, सही है, उसके मतलब है तोशाखाना का जो केस। और इसके बारे में जितनी भी जो डिटेल है वो इसी आर्टिकल के तहत एक साथी ने डिमांड की थी। और आपको पता है इसके ऊपर बड़े बड़े पाकिस्तान के ऊपर पूरी पॉलिटिक्स की एक वेव चल रही है तोशाखाना के ऊपर। इसको आपने याद रखना है। हमारा अगला एमसीक्यू है जी, आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब पता है जो आर्टिकल 25 है ये कहता है कि ऑल द सिटीजन ऑफ द पाकिस्तान आर इक्वल बिफोर द लॉ, मतलब ला कानून के सामने या कॉन्स्टिट्यूशन के सामने जो सारे सिटीजन हैं वो सारे क्या है जी, वो इक्वल है। और इसी के अंदर एक आर्टिकल जो ऐड किया गया था 18th अमेंडमेंट के अंदर, वो था 25A। यानी आपके जो जितने 5 साल से लेकर 16 साल तक के जितने भी आपके जो एज के लोग होंगे उनको जो एजुकेशन फ्राहम करना, वो किसकी जिम्मेदारी है, वो आपके रिस्पेक्टिव प्रोविंसेस की जिम्मेदारी होगी। और इसीलिए आप देखते हैं कि 10th तक जो आपकी मेट्रिकुलेशन तक की जो आपकी एजुकेशन है वो क्या है जी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आर्टिकल 20 बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन। और ये एक बात बच्चों याद रखनी है कि आपने ये बात जहन से निकाल देनी है कि इनमें से कौन सा जो आर्टिकल वो इम्प्लीमेंट हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा। हमने ये देखना है कि उसकी जो जो लिटरल स्टेटमेंट है वो क्या कह रही है। आर्टिकल 20 किसको डील करता है, फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन, यानी हर बंदे को यह हक हासिल है तो अपना रिलीजन को कर सकता है, प्रोफेस कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है। तो आर्टिकल 25 का राइट क्या होगा जी, इक्वलिटी ऑफ सिटीजन की बात करता है। चलो जी, अगले एमसीक्यू की बात करते हैं। आर्टिकल 36 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान स्टेटेड एज। आपको पता है जी ये आपका प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज की बात करता है। और इससे पहले एक आर्टिकल 35 है, वो आप फर्ज करिए किसी फैमिली को कोई खतरा है तो अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए भी वो आर्टिकल 35 का सहारा लेकर सिक्योरिटी का क्लेम कर सकता है। अक्सर जो आपके बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज होते हैं या आपके जो बड़े बड़े आपके जर्नलिस्ट होते हैं, जब इनको जान खतरा होता है तो इसी आर्टिकल का सहारा लेते हैं, आर्टिकल 35 का सहारा लेते हुए अपने लिए प्रोटेक्शन की क्लेम करते हैं। इम्पीचमेंट के बारे में लिखा हुआ है आर्टिकल 47। तो यानी अगर प्रेसिडेंट का हमें मुआखला करना है, जैसे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पीएम के लिए है, इस तरह जो प्रेसिडेंट है उसके लिए जो तरीकाकार है उसको हम इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट बोलते हैं। ठीक है ना। कि अगर हमने प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो उसके लिए कौन सा आर्टिकल हमें तरीका बताता है, वो आर्टिकल 47 बताता है। ठीक है जी। और याद रखिएगा इसी तरह जो हमारा आर्टिकल 48 है वो बात करता है कि प्रेसिडेंट को हमेशा मस्ट हैव टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द पीएम। यानी आपने पिछले दिनों ये देखा था बड़ा क्राइसिस आ रहा था क्योंकि पार्टी का कंफ्लिक्ट आ गया था। जो हमारा प्रेसिडेंट था वो पीटीआई से था, जो प्राइम मिनिस्टर था वो आपका पीडीएम का था। तो जो इंटरेस्ट का कंफ्लिक्ट आ गया था जिस वजह से लोगों को बड़ी कंफ्यूजन आ रही थी कि जो प्रेसिडेंट वो समरी को रिजेक्ट कर देगा, ऐसा नहीं है। आर्टिकल 48 ये क्लियरली कहता है कि जो प्रेसिडेंट है उसको प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर एक्ट करना होगा। अदरवाइज आफ्टर 25 डेज वो असम्बली ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, उसको अप्रूव समझा जाएगा। ठीक है। इसी तरह जब आपका सीएम आपके गवर्नर को या आपका पीएम आपका प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है कि असम्बलियों को तहरीर कर दो, अगर वो विद इन 48 आवर अपना रिप्लाई सबमिट नहीं करता, प्रेसिडेंट असम्बलियां तहरीर नहीं करता, तो 48 आवर्स के बाद ऑटोमेटिकली असम्बलियां तहरीर समझी जाएंगी। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। ठीक है। ऑर्डिनेंस बाय प्रेसिडेंट, जो आपको पता है कि आर्टिकल 89 प्रेसिडेंट को जी उसकी एक डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो एक किसी ऑर्डिनेंस के थ्रू किसी बंदे को एम्पावर कर सकता है। लाइक हफीज शेख, आपको पता है कि वो हमारे मुल्क के क्या रह चुके हैं जी, फिनांस मिनिस्टर रह चुके हैं। तो उसको पीटीआई की गवर्नमेंट ने उस टाइम के डॉक्टर आरफ अलवी साहब जो हमारे मुल्क के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक ऑर्डिनेंस के तहत ही उनको फिनांस मिनिस्टर लगाया हुआ था। लेकिन क्योंकि फिर वो सेनेट की सीट हार गए तो 120 डेज के अंदर उसको ना असेंबली से अप्रूव करवा सके, जिस वजह से उनको अपने ओहदे से फारग होना पड़ा। तो ऑर्डिनेंस बाय प्रेसिडेंट मतलब कि ये प्रेसिडेंट अपनी ऑर्डिनेंस का इशू करने का हक हासिल है। वो कौन सा आर्टिकल में बताता है, आर्टिकल 89 बताता है। चले जी, हम जरा आगे चलते हैं और अगला एमसीक्यू है, ये आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 58(1).
अब आर्टिकल 51 के बारे में आपने सुना होगा, आर्टिकल 52 बी के बारे में सुना होगा। अब पता है आर्टिकल 52 ये कहता है कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो किसी भी टाइम करप्शन के एलिगेशन के चार्जेस के ऊपर असेंबली को क्या कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है, और आपको पता है कि वो आप 18 अमेंडमेंट के अंदर उसको खत्म कर दिया गया था। ठीक है, इससे पहले आपको पता है कि जो आपकी 8th अमेंडमेंट है उसके अंदर उसको रिवाइव किया गया था, यानी आपके 52 बी को ऐड किया गया था। फिर आपको पता है उसको 13वीं अमेंडमेंट के अंदर उसको खत्म किया गया था। फिर 17th अमेंडमेंट के अंदर 52 बी को फिर ऐड किया गया था। फिर 18th अमेंडमेंट के अंदर उसको दोबारा फिर खारिज किया गया था। ये कहानी है 52 बी की। तो 52 बी के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो किसी भी टाइम क्या कर सकता है, असेंबलियां तोड़ सकता है। लेकिन 52 जो हमारी वन है 58(1) उसके अकॉर्डिंग जो है, जब प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को, उसने तब असेंबलियां तहलील करनी होती है। तो ओके जी, चलिए इधर हम आगे चलते हैं। और अगला हमारा आर्टिकल क्या है जी, वो है इमरजेंसी के मतलब बात करता है। वो जी आर्टिकल 232 है। और अभी हम फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बताएंगे, लेकिन उधर आगे चल के उसके बारे में बात करें। मतलब अगला जो हमारा एमसीक्यूज है जी, वो है आर्टिकल 62 एंड 63 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान स्टेटेड है। अब ये आर्टिकल जो है, अच्छा जी, हमारा अगला एमसीक्यूज है जी, आर्टिकल 62 एंड 63 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान स्टेटेड है। आपको पता है जो आपका जो आर्टिकल 62 एंड 63 है, वो किसके मतलब बात करते हैं, जो क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन के मतलब बात करते हैं। और आपको पता है कि इन्हीं आर्टिकल का सहारा लेकर आपको नवाज शरीफ साहब को क्या कर दिया गया था, डिसक्वालीफाई कर दिया गया था। ठीक है जी, चलिए। और यहाँ एक बात और याद रखिएगा कि आर्टिकल 63 की 3A जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको भी फिर वो नवाज शरीफ साहब ने 14th अमेंडमेंट के अंदर ऐड किया था। तो जिसके अंदर क्या था कि जो लोग पार्टी की गाइडलाइन से डेविएट करेंगे तो फिर उसको पार्टी जो है ना उसकी रूटीन को कर सकती है, खत्म कर सकती है। ठीक है जी, जो आपका आर्टिकल 63 जिसके बारे में बात करता है। हमारा 17th एमसीक्यूज है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। और अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि आपका जो आर्टिकल 89 है वो किसके मतलब बात करता है जी, आपका प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर के मतलब बात करता है। और याद रखिएगा जो आपका आर्टिकल 128 यानी 128 वो गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर है, यानी एक सूबे के अंदर गवर्नर को वही इख्तियार हासिल होते हैं जो एक पूरे मुल्क में प्रेसिडेंट को इख्तियार हासिल होते हैं। अगर प्रेसिडेंट आर्टिकल 89 के थ्रू अपना ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है, तो जो गवर्नर है वो आर्टिकल 128 के तहत अपना ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। अगला है जी हमारा कि आर्टिकल 95 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान स्टेटेड है। तो आपको पता है जो आपका जो आर्टिकल 95 है, ये आपका वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन को डील करता है। ठीक है, यानी इसी के तहत आपकी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगी और इसी के तहत आपकी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगी। और इससे पहले आपका जो आर्टिकल 92 एंड 93 है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। आपका 92 है जो है आपके जो कितने फेडरल मिनिस्टर हैं, यानी जो कैबिनेट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर है उसके मतलब बात करता है कि उसमें कितने वजीर हो सकते हैं, कितने स्टेट मिनिस्टर हो सकते हैं, कितने फेडरल मिनिस्टर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये है। याद रखिएगा जो आपका आर्टिकल 92 है उसके अंदर जो आपकी जो कैबिनेट की स्ट्रेंथ है ना वो मैक्सिमम 11% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ हो सकती है। यानी अगर एक हाउस में 100 लोग बैठे हुए हैं ना, 100 लोग उसकी स्ट्रेंथ है, तो जो कैबिनेट की स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम 11 हो सकती है। ठीक है जी, जो आपका 93 है वो आपके एडवाइजर्स की बात करता है। तो वो बताता है कि आर्टिकल 93 वो बताता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मैक्स बताता है कि जो प्राइम मिनिस्टर वो अपने 5 मैक्सिमम अपने एडवाइजर तैनात कर सकता है। ठीक है जी, तो इसके मुताबिक हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा जी, आर्टिकल 95 के बोथ ए एंड बी होगा। चलो जी, आगे जरा चलते हैं। आर्टिकल 48 ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है जब से 18th अमेंडमेंट आई है तब से ये बार बार बात होती है कि आपने डिसेंट्रलाइजेशन तो कर लिया, अब डेवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं हो पा रही है। तो ये आर्टिकल भी हमें पता है 18 अमेंडमेंट के अंदर ऐड किया गया। तो ये किसके मतलब बात करता है, आपका लोकल गवर्नमेंट के मतलब बात करता है। अगर आपको याद हो कि फंडामेंटल राइट्स का एक आर्टिकल 32 है जो कि बात करता है कि आपने प्रमोशन करनी है किन की, लोकल गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दो आर्टिकल्स हैं जो कि लोकल गवर्नमेंट के तलक बात करते हैं। नंबर एक आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 40A, आपने ये बात याद रखी। अगला हमारा जो आर्टिकल है जी वो कहता है जी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इज
कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल, आपको पता है ये आप आर्टिकल 153 के तहत बनती है। अब इसका स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा है, इसमें 8 मेंबर होते हैं। इसमें इसको चेयर कौन करता है? इसको पीएम करता है। इसमें 4 सीएम होते हैं, वो 3 फेडरल मिनिस्टर होते हैं। और आपका आर्टिकल 152 है, ये आपकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, उसके मुतल्लिक है, जो कि आपको पता है आजकल बड़ी हाइप है। ठीक है जी। और आपका जो आर्टिकल 156 है, जो आपका जो इकोनॉमिक काउंसिल होती है, नेशनल जो इकोनॉमिक काउंसिल है उसके मुतल्लिक है, यानी जितने मुल्क के अंदर जो इकोनॉमिक की सूरत हाल है उसके बारे में आर्टिकल डील करता है। ठीक है जी। अगला हमारा जो है एमसीक्यू नंबर 21, वो आपका नेशनल फिनांस मिशन की बात करता है, जिसको हम एनएफसी अवार्ड बोलते हैं। तो ये आपके किसके तहत बनता है जी? ये आपका आर्टिकल 160 के तहत बनता है। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि आपका जब भी बजट आता है और बजट के अंदर सूबों को कितना कितना हिस्सा मिलेगा, उसकी जो डिवीजन है वो इसी आर्टिकल के तहत होती है। ठीक है जी। इसको कौन चेयर करता है? इसको फिनांस मिनिस्टर चेयर करता है। इस टाइम हमारे जो फिनांस मिनिस्टर वो कौन है जी? वो इसहाक डार साहब है। ठीक है जी। चलो जी, हमारा जो आर्टिकल 20, हमारा जो एमसीक्यूज है 22, वो बात करता है जी, सो मोटो ज्यूरिसडिक्शन ऑफ बीजेपी इज स्टेटेड इन विच आर्टिकल। आप पता है कि जैसे अभी हमने प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर की बात की कि वो अपना आर्टिकल 89 का सहारा लेकर कोई भी ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है, इसी तरह जो हमारा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो अपना आर्टिकल 84 क्लास 3 के तहत पब्लिक इंटरेस्ट में किसी भी बात पर सो मोटो एक्शन लेकर संयम एक्सप्लेनेशन कॉल कर सकता है। ठीक है। हमारे भी आजकल पिछले दिनों शेख रशीद साहब ने ये कहा हुआ था कि जी जो कैबिनेट की स्ट्रेंथ था वो बहुत बढ़ गया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हमारा जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इसके ऊपर नोटिस लें। जब भी कहीं आपको ऐसी ये रूल ऑफ लॉ की खिलाफ वर्जी देखिएगी तो आप हर बंदा ये बात कह रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इसके ऊपर सो मोटो एक्शन लेना चाहिए। ठीक है जी। तो आपका सो मोटो एक्शन एक्शन क्या है जी? वो किसके तहत आता है जी? आपका आर्टिकल 184 के तहत आता है। और उसके बाद आपको याद है कि यूसुफ गलानी साहब को कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत क्या कर दिया था जी? उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया था। तो वो कौन सा आर्टिकल है? आपका आर्टिकल 204, आपका आर्टिकल जो उसको डील करता है। तो आप आगे लिखे जी आर्टिकल 245, आपका ये आपका जो फंक्शन ऑफ आर्मी, यानी आर्मी की किसी किसी हालात के अंदर ऑपरेट कर सकती है, ये उसके मतलब बात करता है। आपका 175, जो 175 है, ये आपकी जो सुप्रीम कोर्ट, आपकी हाई कोर्ट, आपकी फेडरल कोर्ट, ठीक है, या आपकी जो जो आपकी एपेक्स कोर्ट ऑफ जीबी है, या आपकी जो आजाद कश्मीर की जो कोर्ट्स हैं, उनके अंदर जितनी भी अपॉइंटमेंट्स वगैरह है उनके मुतल्लक है। ठीक है। फिर उनके इसी के अंदर एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 175A। ठीक है जी। जो फिर एक बेंच बनता है, जो कि फिर जो जजेस की प्रमोशन के मुतल्लक फिर अपनी रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को भेजता है, और प्रेसिडेंट इनको क्या करता है जी? अपॉइंट कर देता है। चलो जी, हमारा अगला है जी आर्टिकल 20, हमारा जो एमसीक्यू नंबर 23 है, वो कहता है कि आवर मेन स्ट्रीम मीडिया ऑलवेज बैश और फोर्स दी गवर्नमेंट टू इम्पोज फिनेंशियल इमरजेंसी। वो ये कहता है कि फिनेंशियल इमरजेंसी है कि वो किस आर्टिकल के तहत लगाई जा सकती है। तो आपको पता है वो आर्टिकल 235 के तहत लगाई जा सकती है। और आर्टिकल 232 जो है वो ओवरऑल आपकी इमरजेंसी है। और फिनेंशियल इमरजेंसी किसके तहत है जी? वो आर्टिकल 235 के तहत है। और आपका आर्टिकल 238 है, ये आपकी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब बात करता है। अच्छा जी, हमारा पेनल्टीमेट जो हमारा एमसीक्यू है वो क्या है जी? कि इलेक्शन कमीशन इज अ पर्सोना नॉन ग्रेटा इन प्रेजेंट टाइम, विच आर्टिकल एक्सप्लेन द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और आपको पता है जो कि आपका आर्टिकल 233 है, 13 है, वो आपका जी इसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो अपॉइंटमेंट है उसके मतलब बात करता है। और आपको जो आपका 22nd अमेंडमेंट है, यानी आपकी जो 22वीं अमेंडमेंट है, वो भी पूरी है ही इसके ऊपर बेस करती है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर बेस करती है। ठीक है जी। तो आपको पता है कि इसकी जो मैक्सिमम एज हो सकती है वो आपकी 68 ईयर हो सकती है। इसका जो टेन्योर होता है वो 5 ईयर होता है। जो इसके मेंबर्स होते हैं वो, ठीक है, हर प्रोविंस से एक एक होता है। ठीक है। और उसकी जो रिटायरमेंट एज होती है, हर 2.5 साल के बाद एक एक मेंबर को क्या हो जाना करता है जी? रिटायर हो जाते हैं। 2 मेंबर रिटायर हो जाते हैं, उसकी जगह 2 नए आ जाते हैं। सही है जी। ये बात भी क्लियर होगी। हाँ, तो आपका जो आर्टिकल आपका 226 है वो आपके सीक्रेट बैलेटिंग के रिलेटेड है। तो आज का हमारा आखिरी आर्टिकल है जी,
देखते हैं, लेकिन एवरी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टॉक्स अबाउट कश्मीर इशू। इज देयर एनी आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डील्स विद कश्मीर इशू? यस, आपका जो आर्टिकल 257 है वो कश्मीर के इशू के रिलेटेड ही बात करता है। और आपका जो आर्टिकल 254 है ये बात करता है कि अगर फर्ज करें कोई कोई ऐसी काम जो कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि इसको इतने टाइम में होना चाहिए, अगर वो नहीं हो पाता तो इसको हम इस वजह से नल एंड वाइड नहीं कर देंगे, क्योंकि ये एक टाइम ब्रैकेट जो इसके लिए जो मुख्तस कीजिए उसके अंदर पूरा नहीं हो सका। जो आपका आर्टिकल 251 है ये आपकी नेशनल लैंग्वेज के मतलब बात करता है। सो आज के लिए हमारा इतना ही। इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर अपनी अमेंडमेंट्स को डील करेंगे। ठीक है जी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज।